हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक टॉपिक, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समविद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन या किसी भी प्रकार के आवेशित कण की गति। इसमें हम दो केसेस स्टडी करेंगे। केस 1, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मीन्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन, जैसा कि मैंने एरो बनाए हैं, इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स एक्ट करेगा और ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स जो होता है Fm, वो होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होगा v क्रॉस b। अगर अब इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने डायरेक्शन बनाई है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो इनके बीच में कितना एंगल होगा v एंड b के बीच में? तो v और b के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। इसका मतलब होगा v और b के बीच में एंगल होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे v b साइन 0 डिग्री। और अगर साइन 0 डिग्री होता है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, और अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करेगा। और एक और केस हम ले सकते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा केस आता है, दोनों एक केस में ये पैरेलल है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बी इज पैरेलल टू ईच अदर, बट इस केस में जो सेकंड केस हम ले रहे हैं इसमें क्या होगा, थीटा की वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि E और B आर इन दी वेलोसिटी ऑफ E एंड B आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दिस केस व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी V B साइन 180 डिग्री, बट साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0, सो इन दिस केस Fm इज ऑल्सो 0। यानी कि इन दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा। अब हम एक और केस कंसीडर करते हैं। ये केस होगा हमारा, हम इसको केस 1 ले लेते हैं, दिस इज़ केस 2 एंड दिस इज़ केस 3। अगर हम केस 3 को कंसीडर करें तो केस 3 में हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, देखिए आप यहाँ हम देख सकते हैं कि मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर ये क्रॉस से ड्रॉ किया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है, जैसा कि मेरी पेन की जो नॉब है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी पेपर के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, इसमें इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी वेलोसिटी है v। जब ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड बिकॉज दीज टू आर परपेंडिकुलर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है, देखिए पेन, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा, यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्ट करेगा और उस फोर्स की वैल्यू को हम राइट हैंड पाम रूल से कैलकुलेट करेंगे, उसकी डायरेक्शन को, मतलब व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स दैट विल कैलकुलेट फ्रॉम द राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल वैसे तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी अपन देख लेते हैं। आप अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको अपनी फिंगर्स को रखना है, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, पेपर के अंदर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स को हमें प्लेस करना है। थंब को हमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन में रखना है, ये जो थंब है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि थंब को आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में रखिए, तो ये
इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इस डायग्राम में वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब हमें हमारे थंब को इस डायरेक्शन में, यानी कि थंब की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से थंब जो है वो प्लेस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो वो प्लेस करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी फिंगर्स हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पाम जो है वो शो कर रही है। फिंगर्स जो है वो परपेंडिकुलर है पेपर के, और मेरा जो थंब है वो मैंने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन में रखा है। तो जो डायरेक्शन पाम है उस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पाम की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पाम के अपोजिट डायरेक्शन यानी हमारा जो हाथ का पीछे वाला हिस्सा है वो डायरेक्शन जो होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि अगर आप आराम से कैलकुलेट करके देखिए, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा। बिल्कुल इजी है, आप इस तरह से इसको मेंशन करेंगे डायग्राम को, डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली। तो फोर्स जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज के केस में वो पाम की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज के केस में वो अपोजिट हैंड जो है उसकी तरफ डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन विल कंसिडर अ फोर्स इन दी डाउनवर्ड मीन्स अंदर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा, मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीधा आ रहा था लेकिन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो हर डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा। सपोज अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, फिर इस पोजीशन पर आप फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फिर से आप राइट हैंड पाम रूल यहाँ पर लगाइए, तो फोर्स जो होगा अगेन इनवर्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फिर से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा क्योंकि इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हर पॉइंट पर इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। फिर इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा, वो भी अंदर की तरफ एक्ट करेगा। और फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारा पूरा है, ये पूरा समविद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर भी इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करेगा। फिर अगर हम यहाँ पर भी एक फिर से पाम रूल अप्लाई करें, फिर से रख दीजिए आप अपनी फिंगर को। अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो अगेन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता हुआ यहाँ पहुँच गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना तो सीधा चाह रहा है, फोर्स उसको अंदर घुसा रहा है, तो थोड़ा कर्व हो जाएगा हर पॉइंट पर। यहाँ पर जाना ऐसे चाह रहा था लेकिन फोर्स उसको अंदर खींच रहा है, हर पॉइंट पर अंदर की तरफ फोर्स उसको खींच रहा है। तो इस तरह से इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, बट फोर्स इज़ इन दी इनवर्ट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन फिर से कर्व हो जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कैसा मोशन है ये है सर्कुलर मोशन। अगर हम पाम रूल को अप्लाई करके हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेज़र करना चाहते हैं तो वो हमें फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ मिलती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट कर रहा है तो वह सर्कुलर मोशन करेगा। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है तो ये किसी एक फिक्स रेडियस से मूवमेंट करेगा, तो हमें उस रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम रेडियस की वैल्यू को निकालते हैं। अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब इस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास है m, स्मॉल m से हम मास को कंसिडर कर लेते हैं, तो उस पर कितना सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। तो हमें पता है सेंट्रीपेटल फोर्स मास वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ दी दैट ऑर्बिट जिसमें वो मूवमेंट कर रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा mv स्क्वायर अपॉन r। और लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस पर कितना फोर्स, इस सेंट्रीपेटल फोर्स को सपोज मैं f से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ और मैग्नेटिक फोर्स को मैं fm से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, तो fm की वैल्यू होगी माइनस ई वी क्रॉस बी के बराबर। यानी कि fm की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई वी बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है। तो इन दोनों, अगर मैं अंदर को ऐसे बना देती हूँ अंदर की डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1 माइनस ई वी बी, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस ई वी बी के बराबर, यानी माइनस ई वी बी हमें टोटल वैल्यू मिलेगी फोर्स की। बट ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है, और हमें पता है सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स भी इनवर्ट डायरेक्शन में ही लगता है, जो कि उसको मेंटेन करने के लिए काम में आता है सर्कुलर मोशन को। इसका मतलब ये हुआ कि ये F और ये FM, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों फोर्सेस का, तो दैट विल ऑल्सो भी इक्वल। तो इस फोर्स की वैल्यू हमारी आ रही थी mv स्क्वायर अपॉन r, और fm की वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो साइन हटा देंगे, ई वी बी
मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे हम, और यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए इस ऑर्बिट की रेडियस आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू हमें मिलेगी mv² अपॉन EVB, और v से v कैंसिल हो जाएगा तो हमें आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी mv अपॉन EB। ये क्या हो गया है, ये हमें वो रेडियस मिली है जिस रेडियस के सर्कल में वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। इट इज़ डिपेंड अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर कोई और चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका चार्ज और उसका मास हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और हमें कोई चेंज इसमें नहीं करना होगा। तो इस तरह से हम सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, क्या टाइम लगेगा। बहुत सिंपल है, टाइम कैलकुलेट करना है हमें। टाइम, अगर हमें सर्कुलर मोशन के लिए टाइम कैलकुलेट करना होता है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस या फिर परिधि कह दो 2πr अपॉन मान कितनी वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, तो टाइम इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन v हो जाएगा। वैल्यूज़ रखिए, r की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो 2πmv अपॉन EB इंटू v, अगेन v से v कैंसिल हो गया और हमें t की वैल्यू मिल जाएगी 2πm अपॉन EB। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा या एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा। इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं 2πf से या 2π/t से हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, और आप t की वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में रख दीजिए, इसको सॉल्व करिए तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें EB अपॉन m। तो इस तरीके से हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, उसके लिए हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी रेडियस वाले सर्कल के अंदर मूवमेंट करेगा, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो वह सर्कुलर मोशन करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसकी जो भी वेलोसिटी है v, अगर v और b 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। थैंक यू।